अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह, एक नई सोच और नए वलवरे जोश और जज्बे के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद और खुश रहें। और वैसे भी कल परसों ईद है और मुझे लगता है कि सब लोग बिजी होंगे इस वक्त, तो पता नहीं हमें देख रहे होंगे या नहीं। चांद रात है एग्जैक्टली, और परसों ईद है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो जानवर ले लिया होगा, उनके साथ लगे होंगे उनको घुमाने फिराने में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग इस वक्त हमारे साथ एंगेज होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जो लोग एंगेज है उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो सोशल स्टोरीज से हम अपनी आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, फिर उस पर बात करेंगे। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the wealth. क्या बात है जी। जो हमने डेलीगेशन भेजा था बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, वो डेलीगेशन कहीं ना कहीं पे हेडलाइंस बनाते हुए, जब सियासतदान बोलते हैं तो बाज़ औक़ात उनके अल्फाज सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरा पैगाम होता है। और यही हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दरअसल इजरायली वज़ीर आज़म की टीमो कॉपी है, यानी कि सस्ती ऑनलाइन कॉपी है, चाइना वर्जन की कॉपी है। मोदी ने गुजरात का जो कसाई है वो बना फिर रहा है, उसने कश्मीर में भी इसी तरह के काम किए, जुल्म बरबियत की, और अब सिंध की तहजीब को रोंदने की ख्वाहिश रखता है। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। भारत ने कश्मीर में जो तब्दीलियां की वो इसराइल से मुतासिर होकर की, और ख़ास तौर पर आबादकारियों के मॉडल से। बिलावल का कहना था कि बदकिस्मती से भारत गलत मिसालों से मुतासिर हो रहा है और उसके खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है और उन्होंने दहशतगर्दी की, आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज पहले ही जब ये जंग का हुए थे क्लैश, तो तब क्या कहा था मोदी सरकार ने? उन्होंने कहा कि कभी भी दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते हैं। एक तरफ आप बात करते हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के इल्जामात भी लगाते हैं, बातें भी करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम चाहते हैं, हमेशा से हम की बात की है, बट समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली डज इंडिया वांट, इंडिया क्या चाहता है। लेकिन खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है वो देख सुन के समझ कर ही की होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको एक मुनफरद सा वाक़े के हवाले से मैं बात स्टोरी बताती हूँ कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक मुनफरद वाक़या पेश आया जिसे कहा जाता है द ग्रेट ईमो वॉर। और ये जंग तब छिड़ी जब मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 20,000 ईमो परिंदे किसानों की फसलों को तबाह करने लगे थे, और जिस पर हुकूमत ने फौजी मुदाखलत का भी फैसला किया। और फिर जब फौजी मुदाखलत हुई तो फौजी दस्ता मिशन गन्स और 10,000 गोलियों के साथ मैदान में उतरा, लेकिन ईमो परिंदे तेज रफ्तारी से मुंतशिर हो गए थे। और फिर उसके बाद हुआ कुछ ये कि वो हमलों से भी बच निकले। फौज ने ट्रक पर मशीन गन भी नस्ब करके ताकुब किया, लेकिन ना हमवार ज़मीन की वजह से ये कोशिश नाकाम भी हो गई थी। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि 986 ईमो परिंदे हलाक भी हुए, लेकिन फौजी मुहिम नाकाम रही और ईमो परिंदे अपनी जगह पर भी बरकरार रहे। और ये वाक़या ऑस्ट्रेलिया की तारीख का एक दिलचस्प और तंजिया बाब भी बन गया था, जिस पर 2019 में एक म्यूजिकल और 2023 में एक कॉमेडी फिल्म भी बनाई गई। क्या बात है जी। शतरमुर्गों के खिलाफ जंग भी किसी जमाने में हुई। इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि फौजियों ने एक भारी भरकम मशीन गन्स लेके, अपना तमाम तर असलहा लेके शतरमुर्गों के खिलाफ जंग की थी। और शतरमुर्ग क्योंकि वहां की फसलों को तबाह कर रहे थे, इस वजह से उनके खिलाफ जंग हुई थी। और ये क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान की बात की, मोदी बिलावल की बात की, तो एकदम से गजल ने कहा कि मैं जरा आपको एक ऐसी वॉर बताऊं जो कि शतरमुर्गों के दरमियान भी हुई थी। ख़वातीन नौज़ाद, आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा जमीन से निकलते हैं, खला की तरफ चलते हैं। कायनात की वसी तारीकियों से मुसलसल आने वाली गैर मामूली और पुरस्कार सिग्नल्स ने माहिरीन फल्कियात को हैरत में डाल दिया है। आपको मैं बताऊं कि अब सिग्नल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो खलाई मखलूक के सिग्नल्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे खला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मौजूद होती हैं वो आपको सिग्नल्स देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये खलाई मज़र अपनी नोयत में सिर्फ मुनफरिद है, बल्कि तफसीली मुशाहिदे के बाद मज़ीद उलझा हुआ और पुरस्कार भी है। ये सिग्नल्स जिनको एक ख़ास नाम दिया गया, एक फल्कियाती शय से मौसूल हो रहे हैं जो ज़मीन से तकरीबन 15,000 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। और ये हर 44 मिनट बाद 2 मिनट तक मुसलसल रेडियो की जो लहरें हैं और वो एक्सरे शुआएं खारिज करते हैं। और इन इशारों की पहली मरतबा निशानदेही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप के जरिए की गई। और माहिरीन के मुताबिक इसका रवैया किसी भी जानी पहचानी खलाई शय से मुख्तलिफ है और ये मुमकिना तौर पर कायनात की किसी नई
नामालूम तबीयाती हकीकत की नुमाइंदगी कर सकता है। सो दैट इज मतलब कला से आपको सिग्नल्स मिलना, समथिंग बिग इज कुकिंग कि आपको इतने दूर से सिग्नल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं और कि ये वहाँ पे काफी कुछ हो रहा है। हैरानी की बात है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ ना कहीं कुछ खलाई मिल रहा है। मखलूक एग्जिस्ट कर रही है। एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है। मतलब जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि नहीं होता, कुछ भी नहीं है, तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि इसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं और ये बाकायदा अब शवाहिद मिल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी शवाहिद भी हमें मौसूल हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। आपको बताते हैं कि दुनिया में माहौल दोस्त तवानाई की कई मंसूबे आपने देखे होंगे यकीनी तौर पर, जिससे बहुत फायदा भी हुआ होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ चीन की, जहाँ पर चीन ने माहौल दोस्ती और कौमी पहचान को इस अंदाज में जोड़ा है कि देखने वाले भी दंग रह गए हैं। चीन ने सूबे शांशी के शहर में 250 एकड़ पर, आपको पता है वो शहर फैला हुआ है, और एक ऐसा सोलर फॉर्म तैयार किया है जो देखने में किसी आम फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक आप ये कहें कि बड़े पांडे की शक्ल का है। और ये खूबसूरत और मुनफरिद मंसूबा सिर्फ देखने में दिलकश नहीं, बल्कि ये 100 मेगावाट से ज़ायद साफ तवानाई पैदा करने की सलाहियत भी रखता है, और जो हज़ारों घरों को बिजली भी फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये मंसूबा जो है वो चीन की काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ते कदमों का भी एक हिस्सा है कि चीन मजीद तरक्की कर रहा है। और साथ ही माहौल से मुतालिक अगर बात करूँ तो तालीम हो गया, अवेयरनेस हो गई, वो भी पैदा कर रहा है लोगों में, नौजवान नस्ल में, और ये एक ज़बरदस्त सी मिसाल है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह चीन तरक्की कर रहा है गजल, मुझे ये लग रहा है कि दुनिया एक पैरामीटर पे जा रही है, एक रास्ते पे जा रही है, और चीन बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया पे एक राज कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, अपनी इनोवेशंस को लेके, अपनी टेक्नोलॉजी को लेके, अपने जहाजों को लेके, हर चीज को लेके। सो ये उनकी भी का एक, लेकिन पाकिस्तान चीन का बिरादर मुल्क है और चीन हमें साथ लेके चलता है। वो हम क्या कहते हैं, बड़े ट्रक के पीछे जब की बत्ती के पीछे लगा होता है ना छोटी सी गाड़ी भी, तो वो कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंच जाती है। तो हम बड़े ट्रक के पीछे लगे हुए, हमें सिर्फ तसल्ली ये है, काम हमने कुछ नहीं करना, बने हुए हम चौधरी हैं कि जो करेगा वही करेगा, एंड पे हमें दे देगा यार, चलो ठीक है। तो आपको पता है कुछ ना कुछ पॉसिबल हो ही जाता है जब इंसान ऐसी सोबत में रहता है। बिल्कुल ऐसी है, उसकी सोबत में कुछ ना कुछ अल्लाह करे कि चीन की सोबत में रह के हम सारे काम वो कर लें जो चीनी कर रहे हैं। खबरदार नौजाद आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि चूना किस तरह लगाया जाता है। चूने से मुराद ये है कि धोखा किस तरह दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया। लंदन की एक एआई कंपनी है जिसका नाम है builders.ai। उन्होंने दावा किया था कि वो एप्स खुदकार तरीके से बना रहे, लेकिन असल में वो ये खुदकार तरीके से नहीं बना रहे थे। ये काम 700 से ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स बैक एंड पे कर रहे थे, और कंपनी ने 8 साल तक एआई का झूठा दावा किया। और बहुत बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे, माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत रिप्यूटेड इदारा है, उनसे उन्होंने $455 मिलियन की सरमायाकारी भी करवाई। और बात यहां तक नहीं, बल्कि इस कंपनी की मालियत $1.5 बिलियन हो गई थी, मगर हकीकत सामने आते ही सब कुछ खत्म हो गया। और मई 2025 में धोखा बेनकाब होने पर कंपनी दिवालिया होने का उसको ऐलान करना पड़ा। और ये वाकया एआई पर अंधा एतमाद करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल जी, जहां पर एआई के फायदे हैं वहां पर नुकसानात भी हैं, और जो नुकसान है उसमें से एक बहुत बड़ा नुकसान हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो इतना भी आपने डिपेंड नहीं करना है एआई पर, थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको खबर बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहाँ पे जहाज में सिर्फ खड़े होकर सफर करने का तस्वुर शायद आपको अजीब लगे। मतलब अब जहाज में भी बंदा बस की तरह जाएगा, आप पकड़ ये के डटके लग रहे हैं। जी हाँ एग्जैक्टली, जब सीटें नहीं होंगी तो आपने ऐसे ही खड़े होना है। मगर अब ये हकीकत बनता जा रहा है। मतलब यहाँ से यार जो बंदा अमेरिका जाएगा, पहले मुझे बताएं, वो 18-20 घंटे की फ्लाइट पे तो इस तरह खड़े होकर जाएगा। अगर उसको सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो खड़ा होकर जाएगा। बिल्कुल बसों वाला हिसाब होगा। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो जी 2026 तक एयरलाइंस आप ये कहें कि स्टैंडिंग या वर्टिकल सीट्स मुतारिफ करवा सकती हैं ताकि फजाई सफर मजीद सस्ता किया जा सके। तो ये सफर सस्ता करने के हवाले से है कि आप खड़े होकर जा सकते हैं। खड़े होंगे तो सफर तो सस्ता ही होगा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मुफ्त सफर होना चाहिए। ये सीटें आम नशिस्तों जैसे नहीं होंगी, बल्कि ऐसी होंगी जिन पर मुसाफिर सिर्फ टेक लगा सकेंगे अगर थक गए तो, या हल्का सा आप ये कहें कि बैठ सकेंगे। लेकिन एयरबस ने ये आइडिया पहली बार 2003 में पेश किया था, और अब इसकी आप ये कहें कि इटली की एक कंपनी है, उसने इसको स्काई राइडर 3.0 नामी जदीद वर्टिकल सीट्स बना ली हैं जो सिर्फ 23 इंच जगह लेती हैं। यानी कि अब ज्यादा मुसाफिर होंगे, कम जगह और कम कीमत होगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कम आराम भी होगा।
बिल्कुल ऐसे ही। ये कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है एवियो इंटीरियर्स के नाम से, और जिसने उसका पूरा वर्जन भी बताया स्काई राइडर्स। ये शायद लॉन्च करेंगे। और देखिए, जो मैंने गजल से सवाल किया था वो वैसे ही किया था। आप अगर अमेरिका के सफर में जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह की सीट्स नहीं मिलेंगी जहां पे आपको 12-13 घंटे की राइड लेनी है। आपको लेट सपोज यहाँ से कराची जाना है तो 2 घंटे में आप कराची पहुंच जाते हैं। सो आप 2 घंटे तो खड़े हो सकते हैं, कहीं भी इजीली खड़े हो सकते हैं। हल्की फुल्की यहाँ पर टेक लगाइए, क्योंकि कराची के जहाज का तो ये होता है कि जहाज ने इधर से टेक ऑफ किया, वहां से थोड़ी देर में वो उतर जाता है नीचे, कराची की आप फिजा में पहुंच जाते हैं, फिजाई हुदूद में पहुंच जाते हैं। सो इस तरह की जो शॉर्ट डेस्टिनेशंस होंगी वहां पे इसको मेरा ख्याल है कि अप्लाई करना ज्यादा अप्लाई करना तो सस्ता हो जाएगा ना सफर। बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन नौज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की भी यूनिफॉर्म को तब्दील करने का फैसला किया गया। अच्छा। आईजी पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी तब्दील करने की गुजारिशात वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा मुमकिना नई यूनिफॉर्म का अक्स भी मंजर आम पर आ गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मौसमियाती हालात को मद्देनजर रखते हुए नई यूनिफॉर्म के लिए खाकी रंग तजवीज़ किया गया है। और सन 2006 में ट्रैफिक पुलिस के 80 तश्कील के बाद यूनिफॉर्म तब्दील नहीं किया गया था, जबकि पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म 2017 में तब्दील किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये यूनिफॉर्म तब्दील होगा। और अब देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म तब्दील होगा, खाकी कलर वो जो याद है बचपन में हम खाकी कलर तो ज्यादा धूप नहीं खींचता, ये वाला कलर ठीक नहीं था, ब्लू। आई थिंक सो ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी था, लेकिन खाकी कलर तो वो पंजाब पुलिस की पुरानी वर्दी थी, येलो उनकी होती थी, पैंट होती थी और ब्लैक उनकी शर्ट होती थी। वो अगर शर्ट की जगह कुछ और दे तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने वर्दी के ये सब कुछ फैसला सोच समझ के हमसे बेहतर सोच सकते हैं ना वो। आप समझ रहे हैं जो सोच सकते हैं तो वही सोच सकते हैं, बाकी तो हम तो सोच ही नहीं सकते मैडम। नहीं बिल्कुल नहीं। तो जी ये हमारा सोशल स्टोरीज का सेगमेंट था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन नौज़ात। अब हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ पे 90% इलाके अभी भी शदीद लोड शेडिंग का शिकार है कराची के, और बिजली की आंख मचोली जारी है। आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, और ना घरों में सुकून रहा और ना ही दफातर में काम मुमकिन रहा। छोटे कारोबार इस वक्त बंद हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों की बात की जाए या फिर उनकी सरगर्मियों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और हाल ही में के इलेक्ट्रिक ने 2030 तक 90% इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का हदफ भी मुकर्रर किया। लेकिन क्या ये हदफ हकीकत पसंदाना होगा? आखिर इस बहरान का हल कब निकलेगा और जिम्मेदार कौन होगा? इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले तो हमें कराची से ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबिदा खान, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया कैस मंसूर शेख साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आबिदा बताइएगा कि 12 से 18 घंटे जिस तरह से असनैन ने भी जिक्र किया है, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वजह क्या है? क्या कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है 1 से 2 घंटे अगर यहाँ पर लाइट चली जाती है तो हाल बुरा हो जाता है। 12 से 18 घंटे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कह सकते हैं कि इलाके हैं वहां पर है कि 12 घंटे और कहीं 18 घंटे जो है वो शेडिंग की जा रही है, जिससे इलाका मकीन शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी तरह मरीज हो गए, जो तलबा है उनका अगर बात की जाए तो मुस्तकबिल उनका भी दाव पर लगा हुआ है। अगर कुछ दिन पहले जो थे आपको बताते चले कि मैट्रिक के इम्तिहानात थे, जिसमें बार बार जो है मैट्रिक बोर्ड की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से जो है कि इलेक्ट्रिक को खत लिखे गए कि तलबा जो है शदीद गर्मी और परेशानी में मुब्तला है, पेपर जो है वो नहीं दे पाते। बहुत सारे तलबा बेहोश भी हुए। तो इन पर इम्तिहानी सेंटर है उसको जो है मुस्तस्ना करार दिया जाए, उन टाइमिंग में लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक की जो हट गर्मी है वहां पर बरकरार रही। तलबा शदीद गर्मी में, अभी भी इंटर के एग्जाम चल रहे हैं, लोड शेडिंग का वही हाल है। और यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है तो उन इलाकों में पानी का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर जाता है, क्योंकि हैंड पंप यूज होते हैं, उनके जरिए पानी हासिल किया जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो शहरियों की जिंदगी है वो अजीरन बनी हुई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। के इलेक्ट्रिक हमेशा यही बात करता है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में की जा रही है जहां पर बिल पे नहीं हो रहा है या कुंडे लगे हुए हैं। कुंडे तो के इलेक्ट्रिक की इजाजत से ही, जो उनके नुमाइंदे हैं वही उनकी इजाजत से लगाए जाते हैं। और जब हम लोग जाते हैं फील्ड में इन सोशल इश्यूज पे
लोड शेडिंग वाले इश्यू पे लोगों से बात करने के लिए, तो लोगों का यही मौके होता है, वो पेशुदा बिल लेकर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें, जैसे उर्दू बाजार हो गया, उसके करीब के इलाके हैं, लाइन जेरे हो गया, सदर हो गया, वहां पर भी लोड शेडिंग का यही हाल है कि 16 से 18 घंटे वहां पर लोड शेडिंग हो रही है और लोगों का जो काम करना है, ताजरों का, दुकानदारों का, वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इस तरह की सारी सूरत हाल है। आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूं कि इन तमाम लोड शेडिंग के बढ़ते हुए उसको देख के कि बहुत ज्यादा दौरानिया होता जा रहा है, तो जो सिंध असेंबली के अराकीन हैं, उन्होंने कि बिजली के मामलात पर एक खुसूसी पार्लिमानी जो है कमेटी बनाई। 4 घंटे से जायद तवील इजलास में तमाम जमातों के 30 से जायद अरकान ने असेंबली में शिरकत की और जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं मोनिस अलवी, उनको भी इजलास में बुलाया। पहले भी वो बुलाते रहे लेकिन वो नहीं आए, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इन पूरे इजलास में कोई तवज्जो ही नहीं दी। जो बिल्कुल अच्छा आपदा उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। और फिर जो खबरें बाहर आई हैं उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने हालिया इजलास में वफाकी हुकूमत पर लोड शेडिंग का इल्जाम आयद किया। हमारे साथ कैस मंसूर शेख साहब मौजूद है। शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन कराची की बात की जाए तो वहाँ पे शायद आप ये लिवरेज ले सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का ये कहना कि वफाक की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, इस इल्जाम में कितनी हकीकत है? वालेकुम सलाम। आपको क्या अभी भी के इलेक्ट्रिक पे ट्रस्ट है? आपको उस पर ट्रस्ट नहीं जिसने इंडिया से भी जंग जीती? क्या उन पे आपको ट्रस्ट नहीं है जिन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम किए? ये इलेक्ट्रिक कोई ट्रस्ट करने वाली चीज नहीं है। आप अब सिंपली ये देख लें, जो आपदा ने बताई बात एक बिल्कुल फैक्ट है, और आप बिलीव करें कि इससे लोग जॉबलेस बहुत हो रहे हैं। जो गरीब तबके वाला एरिया है, 18 आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो तो सोलर नहीं अफोर्ड कर सकते, वो तो यूपीएस की भी बैटरी कितनी चलती है, वो तो जनरेटर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी कितनी सैलरीज होती हैं, किराए के घर होते हैं, 20-30 हजार पे वो अर्न करते हैं। और फिर आप देखें जब वो लेट ऑफिस जाते हैं, घर में पानी मोटर के बगैर आता नहीं है। अब ये पोजीशन होती है, लेट जाते हैं ऑफिस वाले उनको निकाल देते हैं। आप देखें कोई फ्यूचर तो नहीं है। ये आज की बात नहीं, पीछे 6-7 साल से मुसलसल यही हो रहा है, और 6-7 साल से के इलेक्ट्रिक को हम यही सुनते आ रहे हैं। इससे ज्यादा शायद 1-2 साल हो चुके हों। लेकिन जब तक एक इलेक्ट्रिक कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराची में दिया जाएगा, इसको सीरियस नोट पे नहीं लिया जाएगा, ट्रिक का ये मैटर कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। आप एक पे डिपेंड कर चुके हैं, और एक भी किस की बैकिंग से आया है, तो अब वो उसकी इतनी हैवी सपोर्ट है कि लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो वो उनको कहीं के ऊपर भी एंटरटेन नहीं करता, ना उसके ऊपर कोई, ही इज नॉट स्केर्ड। कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ्स भी होती हैं, हंगामे भी होते हैं, कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को भी डैमेज किया जाता, सारा किया जाता। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसको सीरियस नोट पे लेना है और 100% लेना है, क्योंकि अब देखें अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तरक्की के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से नहीं कर सकता, बिजली 18 लोड शेडिंग से नहीं, 18 घंटे की लोड शेडिंग से करता। दूसरे प्रोविंसेस भी हैं, उस पर ये मैटर नहीं है। जो के इलेक्ट्रिक का है, आप देखें कराची 70 गुना रेवेन्यू देता है, और उसको इन रिटर्न क्या मिलता है? नथिंग। सर मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से अभी आप भी बात कर चाहिए, आप देखिए आम आदमी को बिजली, गैस, पानी के ऊपर फंसा दिया, गटर नालों के ऊपर फंसा दिया हुआ है। आम आदमी, वो गरीब तबके का आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो एक आम सैलरी 30-40,000 अर्न करने वाला है, उनको इन 3-4-5 चीजों में फंसा दिया। मगर जब इसी काम पे लगा रहेगा, वो बेचारा तरक्की कैसे करेगा? क्या उसका हक नहीं है कि उसने भी आगे बढ़ना है, उसने भी असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, सीईओ बनना है? नहीं, वो फंस गया। वो घर से निकलता है तो पीछे से कॉल आ जाती है कि जी लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा, बच्चों का क्या करना है, फलानी करना। वो वापस आता तो ऑफिस से साइकोलॉजिकली उसकी जॉब चली जाती है। कैसे तरक्की करेंगे ये गरीब लोग? क्या उनको गरीबी बिठाना है? उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ सके। आप आज देखें कि बच्चों का मैं हैरान हो जाता हूँ कैसे कर एग्जामिनेशन हॉल्स भी अगर हैं, तो क्या सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उनको फैसिलिटी देना? क्या इम्तिहानी मराकज वाले बगैर पैसे के एग्जाम? बिल्कुल कैसे साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा, जिस तरह से अभी आप खुद भी ये बात फरमा रहे हैं कि हम उस पर एतबार ही नहीं कर सकते, उस पर यकीन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक पर अब 2030 तक जो 90% इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का हदफ था, फिर शायद वो भी हकीकत पसंदाना नहीं है, तो क्या फिर अमली तौर पर किया जा सकता है? क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्या हम इसी तरह कराची जिस तरह मसाइल में गिरा हुआ देखेंगे? साहब ने ईद के बाद आना है, और अब आप ये देखिए कि कोई भी चीज को प्राइम मिनिस्टर इजी नहीं ले रहे, दौरे भी कर रहे हैं, हर चीज उनके पास जा रही है, और ये जो चीज उनके पास गई है उसके लिए आफ्टर ईद उन्होंने आना है। हमारे फेडरल मिनिस्टर आ रहे हैं,
और इसको हम इजी नहीं ले रहे, और हर गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी सब परेशान है। जब आप देखें ना, पंजाब वाले सिंध का ये देखते हैं, केपी वाले देखते हैं, तो उनको तकलीफ होती। भाई तो है ना, रिलेटिव्स उनके होंगे, बहनें इधर होंगी, कोई ना कोई वे में इधर होगा, और फिर पाकिस्तानी है। तो हम इसके ऊपर बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसको रिजॉल्व करना है और 100% करना है, और आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह 1 साल के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ये सिंध गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करेगी। देखिए अब आसान मैटर नहीं है, बच्चों के करियर खराब हो रहे हैं। Exactly. एक छोटा बच्चा 6, 7, 8 ईयर्स का, वो मुसलसल 8, 9 ईयर से लोड शेडिंग के इलाके में कर रहा है, वो एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सो कैसे सकता है? सोता है, फिर लोड शेडिंग हो जाती है, अफोर्ड नहीं होते पेरेंट्स से। तो हम इसको बिल्कुल सीरियस नोट पे बिल्कुल ऐसे है सर, इसको सीरियस लेना भी चाहिए और कराची की जो मियां आवाम है उसके मसाइल को हल भी करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके खवातीन वज़ात ये थे कराची के कुछ बिजली के हालात जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से आप ये कहें कि गर्मा चुकी है और पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात, मुकदमात और एहतजाजों की जद में है इस वक्त। इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई ईद से पहले होगी या फिर नहीं, ये बातें गर्दिश करी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईद जो है वो घर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हल्कों में बहुत सी बातें और भी हैं, हाँ एग्जैक्टली, कुछ हल्के ये कह रहे हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। पार्टी की समत, क़यादत का कंट्रोल और कारकुनों का रद्द-ए-अमल, सब कुछ एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई हुई है और गैर यकीनी नजर आ रहा है। इन तमाम तर अहम नुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर सियासतदान खुर्रम रोकड़ी साहब, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइएगा कि जिस तरह से खान साहब ने खुद को पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया है, फिर कहा गया जी कि जेल से बैठ के तहरीक चलाएंगे, फिर अपनी जो बाहर वाली लीडरशिप है उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सर पहले तो मैं थोड़ा सा ये समझा दें हमें भी और हमारे देखने वालों के लिए भी कि जेल से बैठ के तहरीकें कैसे चलती हैं। ना पहले ये कोई काम करता था, अब भी इसकी तहरीक उन्होंने ही चलानी है जो इसके हैंडलर्स हैं। पहले इसकी पूरी हुकूमत जो है वो इसकी बीवी चलाती थी और वो हुकूमत चलाती थी दम दरूद पत्नी वटेवर वो करती थी कि इस घड़े में से ये चीज निकल आई है तो उसमें से ये शीशे में नजर आया। और ये फैक्चुअल चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली ये 100% फैक्चुअल चीजें हैं और हम इस लानत का इसकी का ये शिकार है। तो अब ये जेल में बैठ के तहरीक इसने नहीं चलानी। बेसिकली हैंडलर्स जो हैं इसके, जो बाहर बैठे हुए हैं और जो अब हम 100% कन्विंस होके कहते हैं कि वो रॉ ऑपरेटेड रॉ के साथ जो है वो मिले हुए हैंडलर्स हैं, उन्होंने टास्क इसको अब ये दिया है कि जब भारत को पूरी दुनिया में हर जगह पर शिकस्त का सामना हुआ, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में, और उसका डिप्लोमेसी से लेके उसकी जो तमाम जो तो था दुनिया में जो उसने एक काइंड ऑफ स्वेल हेड इज राइट एट द मोमेंट कि उन्होंने किया हुआ था कि हम पता नहीं क्या है। तो वो जब सारा कुछ गिरा तो नाउ दे आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। और अब वो नैरेटिव जो रविशंकर खड़ा होके दे रहा है डेनमार्क के अंदर अबाउट पाकिस्तान अगेंस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, सेम 100% इसका वो नैरेटिव इसका अकाउंट दे रहा है। अब जो जिस अकाउंट को हम देखते हैं ना, जो कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो अकाउंट तो ये तो जेल के अंदर है। वो अकाउंट इसका ऑपरेट हो रहा है अमेरिका से और उस अकाउंट से अब नए थ्रेट्स अलर्ट जारी हो रहे हैं, नई धमकियां जारी हो रही हैं। और जो सबसे खतरनाक बात उसने अपने अकाउंट में की है, उसने अपनी तमाम इस मौजूदा आने वाली शैतानियत और तहरीक को जोड़ा है बीएलए के साथ। और बीएलए को वो कह रहा है कि इनको हम साथ लेकर साथ चलेंगे। असल में असल आप ये लिख लीजिएगा आज, असल जो चीज है वही है कि भारत इंटरनेशनली आपकी ने सबूत दे दिए हैं दुनिया को कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। अब भारत को उस दहशतगर्दी की, यानी जो भारत कल आपको फैटफ के अंदर, ये 5 दिन पहले भारत ने ईंट चोटी का जोर लगाया कि आपको फैटफ लिस्ट पे दोबारा शामिल कराए और बहुत सारे हल्के ये समझने लग गए थे कि भारत कामयाब हो गया। और हुआ ये कि कल आपको जो है
एक वाइस चेयर की सीट मिल गई इन द सेम प्रोसेस। आप कल दुनिया के अंदर एक बहुत मजबूत मुल्क के तौर पे आ गए, और भारत कल से धमकियां लगा रहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देंगे, यानी ये पोजीशन है भारत की इस वक्त। बिल्कुल। तो अब भारत की कनेक्टिविटी साबित हो रही है BLA के साथ, लाइक दिस एविडेंसेस के साथ। तो नाउ व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड द एविडेंसेस कि भारत इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, तो ये जेल के अंदर ये पैटर्न इन चीफ बने या ये पता नहीं क्या बने, इसको वो एक है ना, बस वो किसी दिन फिर पूछिएगा। एक मिसाल सुनाऊंगा कि एक आदमी ने एक बादशाह को देखा कि वो हाथी के ऊपर आ रहा है, तो वो भाग के दरख्त पे चढ़ गया। अच्छा। तो किसी ने कहा डर के चढ़ा है, उसने कहा नहीं डर के नहीं चढ़ा, उसने कहा ये हाथी पे। तो मैंने कहा मैं जरा इससे 2 हाथ और ऊपर चले जाऊं। तो इसको कुछ भी मिले, ही कैन डू एनीथिंग, ये अपने लिए करेगा, लेकिन दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। अब ये जो काम कर रहा है वो ये है कि भारत को जब कनेक्टिविटी साबित होती है भारत की BLA के साथ, तो आज दुनिया को ये समझ लग रही है कि रीजन के अंदर दहशतगर्दी तो भारत कराता है, और अब जब वो दहशतगर्दी के उसके ऊपर हर चीज फिट हो रही है, तो फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, अब क्योंकि इसके साथ भारत, इसकी जो गोगी है वो रॉ लिंक्ड है। अच्छा। जिसकी जिस गोगी को ये डिफेंड करता है, और जिस गोगी ने इसके पूरे टेन्योर में अरबों खरबों रुपया खाया, और फिर जब ये निकलने लगा था फ्रॉम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो एक चार्टर्ड जहाज में बनिगाला से इसने उस गोगी को हीरो समेत और हर चीज समेत लाद के फरार कराया, डबल पासपोर्ट के ऊपर दुबई, और अब वो ऐसे कर रही है। और इसकी वो जो पिंकी है कि क्या है, बीवी है, उसकी बहन और गोगी वहां पे बैठ के उस लूटे हुए माल को एंजॉय कर रही हैं। तो उस गोगी के लिंक हमने कहा था रॉ के साथ हैं जी। अब ये जो मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट खड़ी करना चाह रहा है, ये मूवमेंट इसकी ये है कि ये दुनिया को भारत को परेशानी है कि वो लिंक हो गया है BLA के साथ और दहशतगर्दी के साथ। ये विद इन पाकिस्तान अब BLA के दहशतगर्दों को पॉलिटिकल अम्ब्रेला देने की कोशिश, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट डोगी साहब। और ये मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा इस पे भी ऐड कीजिएगा कि क्योंकि जंग के बाद थोड़े से हालात चेंज हुए हैं, तो ये कोई डेस्परेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, डेस्परेशन में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हालात उनके लिए साजगार थे क्योंकि आवाम तो उनके साथ थी। नहीं, डेस्परेशन नहीं है जी। ही नोज ही इज फिक्स्ड। आदमी, मुझे अपना पता है ना कि मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ही नोज ही इज फिक्स्ड। 3 दिन पहले तक ये पांव में पड़े हुए हैं, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले तक ये कह रहे हैं हमें किसी तरीके से बात निकालो। ऑल ऑफ ए सडन ये चेंज करते हैं, खड़े हो जाते हैं। इनका जो आका हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं, इसके जो माई बाप हैं, जिनके तवस ये बैठा हुआ है, ये जो समझता है, यानी आप ये सोचें, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि वो जो ये जो साथ इसके अंदर जेल में बंद है, मैंने अगर इद्दत में शादी की तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये है इसकी खोपड़ी के अंदर चीजें। अब इसको जो इसके हैंडलर्स हैं, जिब्रान इलियास, ये जो तमाम फ्रॉड के मुइद यूसुफ और ये तमाम जो क्या जो मुइद पीरजादा, ऑल दीज फ्रॉड्स, ये जो बाहर बैठे हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान भारत जंग में भारत के गुण गाए और पाकिस्तान के खिलाफ फिजा खड़ी की, इन तमाम लानत ज़दा किरदारों के पीछे रॉ है और ये उनको प्रोटेक्ट करता है। ये आदिल राजा, ये तमाम लोग, ये इसने अभी तक उनको ओन किया हुआ है। आदिल राजा को इंग्लैंड के अंदर अजाइलम दिलवाने वाला ये है, अपने रिश्तेदारों के घर ठहराने वाला ये है। ये चीज लाइक अ चैमलॉन, आपके आगे कुछ बात करेगा, दूसरा आएगा झूठ बोलेगा, और झूठ का ये इतना मास्टर है, इतना ये कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप कहेंगे इतना मासूम आदमी है ये। तो आप ये जो चीज है, अच्छा रूपी साहब, मुझे ये बताइएगा लास्टली, चूंकि हमारे पास वक्त ही कमी है, ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं खान साहब की रिहाई से पहले वाली, ईद से पहले रिहाई के हवाले से, तो इस हवाले से बताइएगा क्या कुछ मुमकिनात में से है ये बात? मैं आखिर 2 बातें कर दूं। ये जो मूवमेंट खड़ी कर रहा है, ये भारत को सेव करने के लिए, दुनिया के अंदर BLA को और भारत को बचाने के लिए मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। दूसरा, रिहाई इसके जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो इसके नाम पे पैसा कमाते हैं, ये है थिएटर। ये अब उनके लिए है एक थिएटर लगता है। परसों रिहा होगा,
उस किसी गधे यूट्यूबर ने बहुत सारे गधों को बहुत सारा आगे बनाया बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं झूठों खुरम का रुकनी एक साहब। व्यापार। चूंकि हमारे पास वक्त, आपसे बात करके बहुत सी चीजें समझ आ रही थी, बहुत से आप ये कहें कि नई चीजें सामने आ रही थी। आपसे फिर भी इस मामले पर गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बेहद आसान बना दिया, लेकिन उन अफराद के लिए जो स्पेशल पर्सनस होते हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी डिवाइस भी उनकी बदल सकती है। मैं बात कर रही हूँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर मैं बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में बताऊँ तो वो सॉफ्टवेयर, वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट्स दैट हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जिनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने में, उनके लिए ज़िंदगी किस तरह से बदल सकती है, कितना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कितनी अवेयरनेस है लोगों में, ये तमाम तर छोटी छोटी बातें। और आज इस चीज़ का डे भी मनाया जा रहा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस दिन का जो आगाज़ हुआ था, दुनिया भर में ये तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है इस वक्त, और पाकिस्तान इस शोबे में नुमाया पेशरफ्त भी कर रहा है। और पाकिस्तान आलमी शराकत दारी में 80 स्केल यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्केल का हिस्सा भी है। और इसी मकसद के तहत 4 जून 2024 को आप ये कहें कि दुनिया का पहला वर्ल्ड डे फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी मनाया जाता है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया कादिर साहिबा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो। और सबसे पहले तो जिस तरह गजल ने बताया, बड़ा रिसेंटली हम इस दिन को मना रहे हैं, तकरीबन आज दूसरा साल है कि आज ही के दिन को हमने 2024 में पहली दफ़ा बनाया था। पहला सवाल तो मेरा ये आता है कि ये टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आज से मेरा ख्याल है कि 200 साल पहले भी एक छड़ी को भी कह रहे तो वो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ही आती थी। इतना देर क्यों लगी कि हम 2024 तक इसको रिकग्नाइज करने में लग गए कि इसको एक दिन मनाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच हसनैन एंड गज़ल। सबसे पहली बात तो ये है कि माजूरी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, या जिसको आप स्पेशल पर्सन भी कहते हैं, उनको रिकग्नाइज करने में, उनके हुकूक को रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप UNCRPD की बात करें, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो उसकी रिकग्निशन में तमाम दुनिया के ममालिक को UN के प्लेटफॉर्म से, WHO के प्लेटफॉर्म से काफ़ी अरसा लगा। एक बार उनकी रिकग्निशन हुई तो उसके बाद उनकी ज़रूरतों की रिकग्निशन भी आई। तो असिस्टिव प्रोडक्ट्स या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपने कहा कि इतना वक्त क्यों लगा इसको रिकग्नाइज होने में, तो जब हुकूक उनको, बुनियादी हुकूक उनको हासिल होंगे, और जो कि अभी भी वो इसी कोशिशों में लगे हुए हैं, उसके बाद ही उनकी ज़रूरतों की तरफ बात आएगी। और ये जो असिस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो तमाम मुआवन आलात या टेक्नोलॉजी, या जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, ये तमाम आलात उनको हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं एक मौसर और बाइख्तियार ज़िंदगी गुजारने में, जिस पे उनकी किसी की डिपेंडेंसी ना हो। तो ये इनके बुनियादी हुकूक हैं। और ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि आम लोग जो किसी हादसे का शिकार हैं, या बीमारी का शिकार हैं, या उम्र रसीदा अफराद हैं, या किसी बीमारी की वजह से नॉन फंक्शनल हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हमने ये बात तो कर ली कि इसमें क्या कुछ शामिल होता है, लेकिन इसका लोगों तक समझना, उन तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझती हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए कितना काम इस पर किया जा चुका है पाकिस्तान में अब तक? जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले तो अफराद बाहमाजूरी के हुकूक की बात आती है, ठीक है, उनके बुनियादी हुकूक, जिस तरह के बेसिक ह्यूमन राइट्स हम सबका हक है, इसी तरह उनका भी ये हक है। आगाही के हवाले से आम लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में यकीनन बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे गैर सरकारी इदारे इस पर काम कर रहे हैं, हमारे सरकारी इदारे इस पर काम कर रहे हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो हो रही है, लेकिन मज़ीद बहुत ज़रूरत है आम लोगों तक पहुँचाने में। और ख़ास तौर से ये दिन मनाने का मकसद ही यही होता है
कि आम लोगों तक इसकी आगाही awareness जो है, है वो बिल्कुल। पहुंचाई जाए। अच्छा, जिस तरह अब अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आजकल माशरे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं उस टेक्नोलॉजी में, वो आप हमें थोड़ा सा निशानदेही करके बताइए ना, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और फिर उनमें तब्दीली भी आ रही है साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। इसमें अगर हम डिसेबिलिटी को दर्जाबंदी करें तो फिज़िकल डिसेबिलिटी या जिस्मानी माजूरी बहुत अहम है। उसके बाद बसारत की कमज़ोरी या नाबीनापन, ये भी पाकिस्तान में आप देखते हैं, दुनिया भर में बहुत कॉमन है। इसके बाद समात की कमज़ोरी, क़ुव्वत समात और गोयाई की कमज़ोरी या ना होना, और उसके बाद मेंटल इलनेसेस आती हैं। सो ये 4 डिफरेंट दर्जे हैं। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 to 15% डिसेबिलिटी का मौजूद है। पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12% अफराद जो हैं वो माजूरी का शिकार हैं। सही सही। तो आप देखें तो अगर 10% आबादी जो हमारी है वो इस वक्त कौमी धारे में शामिल नहीं है, और इन असिस्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से वो इस कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। अब असिस्टिव प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती हैं? इनमें व्हील चेयर्स शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा नज़र का चश्मा, अगर किसी नज़र की कमज़ोरी है तो नज़र का चश्मा उनको हम समझते बहुत नहीं वैसे important स्पेशल पर्सन, नॉर्मल हो गया हमारी लाइफ में। बिल्कुल। समझ कहा ना, ये सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए नहीं है, ये वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनको जो कोई उस injury टेक्नोलॉजी को होती है। यूज हाँ। करते हैं। यस, बिल्कुल इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप हियरिंग एड्स यानी आला समात की बात करें तो वो भी कॉमनली नज़र आते हैं, और ज़रूरत है 40 साल की उम्र के बाद आपको नज़र का चश्मा और 50 साल की उम्र के बाद आपको आला समात जो है उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेल इज़ ऑल्सो एन असिस्टिव प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स या वाइट केन जिसको कहते हैं नाबीना अफराद जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी असिस्टिव प्रोडक्ट्स में आता है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो नाबीना अफराद को और क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए बनाए जाते हैं। फिर इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लो विजन एड्स कहते हैं। बहुत सारी आँखों की बीमारियां या कंडीशंस ऐसी होती हैं जो सर्जरी या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती हैं, तो उनके लिए लो विजन एड्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अपनी तालीम, अपने काम, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब हम बात करें, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल हो सकती हैं जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए आफ्टर यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी? ये बहुत अहम है और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सरकारी तौर पर तो माजूर अफराद के लिए 2% का कोटा मौजूद है जो कि ना होने के बराबर है। अच्छा। लेकिन इनमें से बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जिनकी माजूरी एक कम दर्जे या मुतदल दर्जे की है, और वो सिर्फ असिस्टिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ट्रेनिंग लेके, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर अपनी जॉब या अपनी कोई भी जो उनका रोज़गार है उसमें एक्टिव हो सकते हैं। बेसिकली इंक्लूजन का जो मकसद है वो यही है कि इन तमाम अफराद को तरबियत देकर, असिस्टिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की तरबियत देकर और असिस्टिव प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करते हुए उनको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। और ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, सो ये आप स्पेशल पर्सन्स की अवेयरनेस का है या फिर ये हम लोगों को भी इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? इसकी आगाही जो है वो दोनों के लिए ज़रूरी है। वो स्पेशल पर्सन्स के लिए भी ज़रूरी है ताकि उनको मालूम हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस कीमत पर अवेलेबल हैं, कहाँ से अवेलेबल हैं, फिर उनकी फिटिंग, उनकी असेसमेंट, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस, और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर अब मजीद फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम ये सारे इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर इनकी इंपोर्ट, जिस तरह से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, कहाँ से हो रही है, फिर इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रा लोगों तक तो तब ही जाएगा जब ये चीज़ें लोगों की पहुँच में होंगी। बिल्कुल जी।
इसमें इस चीज प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट्स की कीमत, ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इस वक्त WHO के इश्तराक से ग्लोबली एक तरजीही लिस्ट डेवलप की गई है जो असिस्टिव प्रोडक्ट प्रायोरिटी लिस्ट कहलाती है। पाकिस्तान में भी WHO पाकिस्तान के तावन से और बहुत सारे आलमी इदारे जो हैं उनके शराकत से एक तरजीही लिस्ट बनाई गई है और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं। सो इनकी इंपोर्ट, इनकी कस्टम ड्यूटीज़, इनकी लोकल प्रोडक्शन, इनकी कीमतें कंट्रोल करना और इनको स्पेशली उन जगहों तक पहुंचाना जहां पर इनकी अवेलेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम शहरी और देही इलाकों की बात करें तो डेफिनेटली शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं अवेलेबल है या अवेयरनेस मौजूद है, लेकिन देही इलाकों तक इनको पहुंचाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके और यकीनी तौर पे हमारे इस सेगमेंट से सबको समझ जरूर आई होगी कि आज का ये दिन किस तरह से मनाया जाता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। एक तो हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमारा जो पहला मकसद ये होता है कि किसी भी जॉब में जाएं तो वहाँ पे इंटरव्यू दें। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह के नालायक इस तरह के होते हैं जो इंटरव्यू अच्छा नहीं देते। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ज़िंदगी में कभी अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, लेता हूँ ज़रूर इंटरव्यू। लोग परेशान हो जाते हैं, हेजिटेशन हो जाती थी। मुझे आज तक याद है कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए तो मेरे वो इंटरव्यू अच्छे नहीं हुए, लेकिन जहाँ पे जॉब होती थी जॉब पे बहुत अच्छे तरीके से करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आता आपको था लेकिन आप दे नहीं पाते थे। प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम करने के लिए हमारे कुछ नौजवानों ने आपको इसका भी एक हल बता दिया, सोल्यूशन बता दिया और इस हवाले से एक ऐप आ चुकी है जिस ऐप के जरिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो जितने भी सवाल जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो आप उस ऐप के जरिए खुद से ही आपको पहले पता होगा कि मैंने इस सवाल का जवाब क्या देना और क्या सवाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इन तमाम तर चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हाँ, और ये ऐप आप ये कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी की कुंजी है। प्रेपलीफाई इस ऐप का नाम है। लेकिन मजीद इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ मजीद है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, ये तमाम तर बातें उन्हीं से जानेंगे जिन्होंने ये ऐप डेवलप की है। तो हमारे साथ मौजूद है इकरा, मौजूद है हमारे साथ। इकरा, बहुत शुक्रिया। इकरा राठौड़ आपका नाम है। मैं पूरा नाम राठौड़ अक्सर मेरे मुंह से नहीं निकलता, राठौड़। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुकीद, ख्वाजा मुकीद साहब, जिन्होंने ये ऐप डेवलप की है। बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो आप दोनों ही हैं, मैं किससे सवाल करूं समझ नहीं आ रही। इकरा से पूछ लेती हूँ, लेडीज फर्स्ट बस इसलिए तो माजरत। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि ये ऐप क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह से डेवलप हुआ? तो उसके बाद समझ आई या पहले से काम कर रही थी? ऐसे नहीं है, इंटरव्यू फेल तो नहीं हुआ मेरा अभी तक कोई भी लेकिन स्टिल कुछ इश्यूज थे जो मैं फेस कर चुकी हूँ। उसकी वजह से हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग इसको कैसे केटर कर सकते हैं। तो मेजर उसमें ये था कि जब भी मैं जैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री में मुझसे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो वो वहाँ पे ना काफ़ी इश्यूज आए। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट किया है बिल्डिंग करने। सही। अच्छा मुकीब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह इकरा ने तो बताया, तो कितना वक्त लगा इस ऐप को बनाने में? क्या कोई सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा आपको? हाँ जी, तो अभी हमें 3 महीने हो गए फॉर प्रेपलीफाई एंड चैलेंजेस हैं बिकॉज प्रेपलीफाई इंटरव्यू प्रिपरेशन थ्रू AI। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा जो अभी हर्डल है, ऑब्स्टिकल है कि मेकिंग AI एज ह्यूमन एज पॉसिबल। क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपने एक रियल लाइफ सिमुलेशन को मिमिक करना है कि अब असल में HR किस तरह बात करता है, पीछे उसके क्या क्वालिटीज होते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्री के जो लीडर्स है, HR रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे बात कर रहे हैं, बिजनेस से बात कर रहे हैं कि व्हाट इज दैट क्राइटेरिया कि जो कैंडिडेट को आपके सामने एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है कि व्हाट इज दैट क्राइटेरिया जिससे हायरिंग होती है कैंडिडेट की। तो वो सारे प्रोसेसेस सिर्फ डेवलपमेंट के नहीं लेकिन द ऑल इंडस्ट्री
हायरिंग इंडस्ट्री, उसमें फोकस करना, उसमें रिसर्च करना। और व्हाट्स अबाउट द रियल टाइम चैलेंजेस, मीन टू से कि आपने एक शख्स को प्रिपेयर करवा दिया, वो आपकी प्रेपलीफाई से प्रिपेयर होके चला गया, लेकिन रियल टाइम चैलेंज में कुछ एचआर वाला कुछ अजीबोगरीब सी बात वहां से कर देता तो वो कुछ पजल हो जाएगा, वो कहेगा एग्जैक्टली। अब जब मेरे एक HR रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, ही वाज द HR ऑफ ईजी बस एक्चुअली एंड एपेक्स, तो उसने ये कहा था कि हम लोग ये जान पूछ के करते हैं टू काइंड ऑफ सेट देम, उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलाने के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन मैटर्स इन अ जॉब, कम्युनिकेशन रियली मैटर्स। तो ये सॉफ्ट स्किल है, हम लोग भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन भी, सारे प्रोग्रामिंग, हार्ड स्किल्स, कम्युनिकेशन भूल जाते हैं क्योंकि पीपल थिंक कि कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग नहीं होती, जिस वजह से आप मार खाते हैं। एग्जैक्टली, लैंग्वेज जानना एक चीज होती है, कम्युनिकेट करना दैट लैंग्वेज, दैट्स समथिंग एल्स एंटायरली। प्रेपलीफाई उसके लिए बना है। एक आप कुछ कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी कोई भी स्टूडेंट है ना, अच्छा अब जैसे आप कहते हैं कि एवेल्यूएशन किस बेसिस पे होगी, हम लोगों का उसका क्राइटेरिया मैं अगर आपको बता दूँ, उसमें यह है कि जैसे अब मैंने जाके इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो मैंने जब एंड किया इंटरव्यू, हमारी ना टोन की बेसिस के ऊपर भी एवेल्यूएशन हो रही होगी। लाइक हाई टोन, जैसे लड़कों की आवाज़ ऊंची होती है, मुकीत की मेजरली हम लोगों ने फोकस किया था कि किसकी ऊंची आवाज़ है, अगर मैं एक लड़की हूँ तो मेरी आवाज़, उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी एवेल्यूएशन हो रही होगी। तो लास्ट में जब इंटरव्यू क्लोज होगा तो आपकी जो एवेल्यूएशन होगी वो होगी, एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आप किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, फिर आप फर्दर दोबारा से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। तो इस तरह जब आप इंटरव्यू देने के लिए रियल लाइफ में जब जाते हैं आगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो चुके होते हैं ऑलरेडी। आप इंटरव्यू से पहले गजल ये आपको प्रिपेयर कर देते हैं उससे पहले हर तरह से। हाँ, आपने इससे ये मतलब कि इंटरव्यू देने आपने जब जाना है तो आपने इनकी ऐप पे जाना है, वहाँ में सबसे पहले अपना इंटरव्यू देना है, इज इट ठीक है? उसमें अच्छा, उसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है, नॉलेज कितना मैटर करता है, कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है, ये क्या क्राइटेरिया रखा आपने? अब इसमें ये होता है कि हम लोग सिर्फ, बिकॉज there's different types of interviews, there's screening interviews, technical interviews, काफ़ी different type of interviews होते हैं, and it entirely depends आप किस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो बिफोर इंटरव्यू हम आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कंपनी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ, इंटरव्यू टाइप सब कुछ, एंड AI उस हिसाब से ट्रेन होता है, उस हिसाब से फिर वो एक इंटरव्यू सिमुलेट करता है as best as the real thing as possible। और दूसरा हमने इसमें एक और चीज़ भी ऐड की हुई है, जो कि एक लीडर बोर्ड्स और गैमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। जैसे अब नॉर्मल इंटरव्यू में तो आप एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है, अब आप यूज़र की इंटरेक्शन जो है ना वो भी हमने कंटिन्यू करवानी है साथ, तो वो सिर्फ लीडर बोर्ड्स और इनके थ्रू ही हम उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो यूज़र है वो भी बोर ना हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके उसके अंदर। अभी तक मुकीत ने कहा 3 मंथ हो चुके हैं आपको इस ऐप से, तो किस तरह का रिस्पांस है आपका स्टूडेंट्स की तरफ से? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हमने कुछ जो है वो स्टूडेंट्स हैं उनके को भी उस पर लेके आए हैं प्लेटफॉर्म पे, और फर्दर हमारा ना 2 कैटेगरीज में, एक B2B और B2C। B2C में कस्टमर बेस पे आ रहा है, और B2B जो है बिजनेसेस जो है उनको भी लेके जा रहे हैं। जैसे सिंपल इसको हम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, हाँ या जी, फिर कोई और भी इसमें है? नहीं, इसकी इंस्टॉलेशन ही है और उसके थ्रू हो जाएगा प्रोसेस वगैरह। अभी फिलहाल हमारा जो है वो B2C, क्योंकि काफ़ी बड़ा फेज़ है, उसमें भी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को टारगेट किया हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी इंटर्नशिप, जैसे बच्चे अप्लाई करने के लिए आते हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे करना है, स्पेसिफिकली फीमेल्स जो है यहाँ पे लैक कर रही हैं, दैट्स द रीज़न आई एम हियर। तो मतलब आप फीमेल्स को एजुकेट करने के लिए यहाँ पर हैं, उनको बताने के लिए कि लड़कों का ये है ना कि वो इंटरेक्शन उनका बिल्ड होता रहता है, मतलब नॉर्मली काफ़ी हद तक जो है वो फीमेल्स का ना डर होता है बीच में, ऑल्दो उनको काफ़ी टाइम हो जाता है डिग्रीज किए हुए भी, तो वो एक झिझक जो है ना उसको रिमूव करने के लिए मेजर जो रीजन। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुकीत, जिस तरह मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि रियल टाइम की बात जब मैं कर रहा था, इसी तरह से इन्वायरमेंट की भी बात, क्योंकि आपने अब प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी आपके 3 महीने हुए, इसको इतना ज़्यादा आप इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जब एक शख्स आपकी ऐप से वो करेगा, उसको उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह का रियल टाइम सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए, तो वो तो फिर पूरी दुनिया इस पर रिलाई करना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, एंड इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म पे जा रहे हैं कि हमने एग्जैक्टली वो सिनेरियो, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर आवर जॉब सीकर्स, राइट। जैसे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो इट्स गूगल मीट के जैसे एक आपके पास इन्वायरमेंट होते हैं, जूम कॉल के इन्वायरमेंट होते हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। इसमें भी हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, जैसे कहना बोला कि B2B साइड भी है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि हाउ कैन वी इंड्यूस दैट रियल एनवायरनमेंट, सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं लेकिन विजुअल्स के साथ भी। वो सन्नाटा, वो इंटरव्यू वाला सन्नाटा, जब आप अंदर जा रहे होते हैं, एक शख्स आपको इस तरह नोट कर रहा होता है ऐसे। लेकिन ये है कि इससे जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, जब वो किसी लेवल पर पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर ये आपका जो प्रोजेक्ट है मुझे लगता है कि इन्हेंस हो जाएगा, जिस तरह से आजकल की नीड है। मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ आप दोनों ही
इस ऐप को डेवलप करने में, या आपकी पूरा एक टीम वर्क है इसमें? हमारे पास एक टीम है, वी आर टीम ऑफ अराउंड 7 people। हम लोगों के अलावा AI डेवलपर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स, UI प्रोडक्ट UX मैनेजर्स, UI UX डेवलपर्स। सो मेजर इट्स अ वेरी चीज़ें वो सारी चीज़ें बेस कर रही हैं, सारी चीज़ों की एक कलेक्टिवली जो है वो एक मेहनत है। हमारी मेहनत है, उसके बेस के तो ऊपर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज होती होंगी ज़ाहिर है। हमने तो AI को यूज़ किया ना, पाइथन जो है मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं साथ। सही हो गया। और ये बताइएगा कि 3 महीने इसको बनने में लगे, तो अभी इन प्रोसेस और भी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेटली वो तो देखिए वो इनहैंस होता है, जिस तरह मैंने आपको रियल टाइम की बात की, इन्वायरमेंट की बात की, ये सारी चीजें भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लाइक अब आगे क्या हमें क्या चीज़ फेस करने को मिल रही है, साथ साथ टेस्टिंग जो है वो उसकी साथ साथ चल रही है। तो अभी फ्यूचर में भी हमें और सजेशंस भी आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जैसे मुकीत ने कहा कि हम लोगों को अभी HR मैनेजर्स जो है वो मिले, तो उनके साथ जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हर कंपनी की सेल्स वाली कंपनी है तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तो इस तरह ना काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपको उनको मैं लेके मशवरा साथ दूंगा कि चलें। HR मैनेजर्स भी ना कभी किसी अच्छे HR मैनेजर से मिला करें, कभी किसी खड़ूस से मिला करें। खड़ूस से आपको अलग आइडियाज मिलेंगे, अच्छे से अलग आइडियाज मिलेंगे, हाँ, सख्त से अलग मिलेंगे, सॉफ्ट वाले से अलग मिलेंगे। मतलब अभी आप लोग सोच रहे हैं कि आप इस ऐप में मजीद भी आप कोई फीचर्स ऐड करेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल। जो हम लोग जिस तरीके से आप बना, इट्स वेरी स्पेसिफिक, उसका आइडिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और इससे ये होता है कि मैं अपने हिसाब से ऐप नहीं बना रहा, मैं अपने कंज्यूमर्स जिन लोगों ने ऐप इस्तेमाल की उनके हिसाब से मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। HRs ने इस्तेमाल करना फॉर द B2B, जॉब सीकर्स इस्तेमाल करना है, तो अभी इंटर्नशिप्स भी चल रहे हैं, तो अभी से हमने थोड़ा सा ट्रैक्शन, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, हमें फीडबैक दे रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन इसमें अगर ये चीज़ भी आ जाए तो हमारी मजीद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग सोच रहे हैं? और भी एक और भी है हमारा रास्ता, वो भी हम लोगों ने साथ रास्ता, स्टार्ट किया अब हुआ लोगों को चीज़। रास्ता बताएंगे? नहीं, रास्ता इज जस्ट लाइक रास्ता ही रास्ता उस हमारी पाकिस्तानी गूगल मैप। जितने भी मेट्रो बसेस और ये सारी चीज़ें उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच आपका इकरा, आप आई और यकीनी तौर पे आपके इस मुझे project इकरा के की लिए- बात अच्छी लगी कि ये खास खवातीन को एजुकेट करने के लिए आपको तो हमारे साथ हमेशा खवातीन की Actually, बातें I'm अच्छी लगती है, from- मुझे मुकीत की बातें अच्छी लगी। कश्मीर वाली साइड से मैं बिलोंग भी जी, कर रही आप हूँ, फावड़ और कोहटा से होंगी? हाँ जी, हवेली जी। फावड़ कोहटा। जी। तो वो एक्चुअली वहाँ पे ऑल्दो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे इधर पहुँची हूँ तो किसी वजह से पहुँची हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, उनके पीछे एक बैक है जिसकी वजह से मैं इधर Support स्टैंड है। कर रही हूँ। तो दैट्स द रीज़न लाइक फीमेल्स वहाँ पे एजुकेट कर लेती हैं और काफ़ी अच्छा है नंबर, लेकिन उनको आगे पाथ्स नहीं पता। एक्सेल नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इकरा, और आपका मुकीत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़ात, ये था हमारा टेक्नोलॉजी के हवाले से एक और सेगमेंट। यहाँ पे वक्त जी। पहुंचाते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन औज़ात। अब एक और ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं। गज़ल, आपने बिल्कुल। अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हैं कभी? नहीं, हाँ बहुत दफा। लेकिन खुद नहीं करवाई होंगी, किसी हाँ, के जरिए exactly, करवाई किसी होंगी। के जरिए इंसान और करता है, लेकिन ये लोग- मुश्किल अमल है ना हाँ, बहुत। लोग इस बहुत वजह ज़्यादा, जिस तरह आजकल ईद का ज़माना है ना, तो कसाई नहीं मिलते हमें, क्योंकि कसाई को ढूंढना पड़ता है और उसकी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह जब टैक्स रिटर्न का होता है तो आपको जी वो हाँ। टैक्स रिटर्न वाला नहीं मिलता, वो जो वकील साहब हैं वो नहीं मिलते। टैक्स रिटर्न Exactly. फाइल करना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये एक उलझा हुआ अमल बन जाता है, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, Exactly. कारोबारी हो, या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए। लेकिन अगर रहनुमाई सही हो तो क्या ये काम ना सिर्फ आसान हो सकता है या फिर फ़ायदेमंद हो सकता है, आज हम जानेंगे। और टैक्स रिटर्न कब, कैसे और किन चीज़ों का ख्याल रखकर फाइल की जाएगी, इस मौजू पर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली, और इसी मौजू पर बात करने के लिए आबिद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, इन स्टूडियो टैक्स लॉयर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने बात की ना कि टैक्स रिटर्न जो है ये एक मुश्किल और उलझा हुआ अमल लगता है, आसान अल्फाज में किस तरह से हमें गाइड करेंगे, देखने वालों को गाइड करेंगे, किस तरह से वो ये काम कर सकते हैं? एक्चुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च। ठीक है। सो सबसे पहले जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है कि मैं फाइलर क्यों होना चाहता हूँ। ठीक है, हम सोशल मीडिया वैसे बड़ा यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें फाइलर क्या है, कि मुझे एक दफ़ा साल में करनी है या हर साल करनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए। तो उसके बाद जो आता है आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो आपने किससे करवानी है, एक प्रोफेशनल से करवानी है या खुद से करनी है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं अपनी टैक्स रिटर्न, बिकॉज आपकी छोटी सी भी कोई गलती आपको
नुकसान पहुंचा। किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकती है। तो उसके बाद जो आपको समझना है कि सबसे पहले कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो एज पर लॉ आप मीन एक बंदा पाकिस्तान में रहता है या ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो दो मेन कैटेगरीज हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं कि किसको टैक्स पे करना है, किसको नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान में बंदा रहता है वो इधर सैलरी पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी इनकम है या उसकी कोई अदर सोर्स इनकम है। तो सबसे पहले अब जो सैलरी पर्सन है, अगर उसकी 6 लाख रुपए सैलरी है या इससे ज़्यादा सैलरी है तो उसने टैक्स पे करना है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को लाजमी देखना है क्योंकि देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो आपकी सैलरी के अलावा भी आ रही होती हैं। तो आपने उनको थोड़ा सा रिकॉन्साइल करना है, याद रखना है। तो कोशिश करें, ये करें कि जो आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसको थोड़ा सा याद रखें, उसका रिकॉर्ड रखें, ठीक, क्योंकि आपने जो टैक्स देना है वो सैलरी के ऊपर देना है। अच्छा, एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया और जस्ट मुझे अभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक आपको चीज़ क्लियर करनी है कि टैक्स रिडक्शन इटसेल्फ अ सेपरेट प्रोसेस और जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है दैट इज़ अ सेपरेट प्रोसेस। यस, कि मेरे कितना टैक्स कटा, मेरी इनकम कितनी है, मेरी एसेट्स कितने हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी फ्यूचर टैक्स प्लानिंग क्या है। फ्यूचर में आपने ये देखना है कि मैंने 1 साल में या 2 साल में मैंने क्या परचेज करना है। अच्छा, वो आपने लाजमी जहन में रखना है। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास सेविंग है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़। तो आपने फिर प्लान करना है कि अभी मेरे पास 50 लाख है, उसी के मुताबिक ही आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कि आपने प्लानिंग और रिसर्च के साथ ही चलना है। बिल्कुल। तो उसके बाद आ जाती है आपकी बिजनेस इनकम। चाहे कोई दुकानदार है, कोई पोल्ट्री वाला है या कोई हार्डवेयर स्टोर वाला है या कोई फैक्ट्री वाला है या मिल वाला है, तो उसको भी अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है और अपने जितने भी अखराजात हैं उसको आपने उसका जो उसको सेव करके रखना है, उसका रिकॉर्ड एज पर लॉ। देन आपने अपनी इनकम शो करनी है, जो एक्सपेंसेस हैं उसको शो करना है। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स रिटर्न से डरते हैं। जी जी, कि हम पता नहीं करवाएंगे तो ये हो जाएगा, एफबीआर ये कर लेगा। उनके लिए क्या पैगाम दें? करने की कोई बात नहीं है, एफबीआर आपको खाता नहीं है, जस्ट एक अननोन फेयर बना हुआ है कि जी एफबीआर पता नहीं क्या कर लेगा। तो आपने जस्ट अपनी इनकम शो करनी है, जो एक ड्यू टैक्स बनता है वो आपने जमा करवाना है। मोस्ट जो ज़्यादातर टैक्सेस आपके यूटिलिटी बिल्स में कट जाते हैं, आपके टेलीफोन के ऊपर कट जाते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे कट जाते हैं। तो एक नॉर्मल टैक्स है, आप मीन पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, आप मेडिकल सर्विसेज ले रहे हैं। होप और ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो कहते हैं कि 30 जून से पहले अपने अकाउंट खाली कर लो, कुछ मसाइल होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो एफबीआर देखता है वो ये देखता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ऐसे एफबीआर कुछ और देखते हैं। आवेद साहब, थैंक यू सो मच हो जाने की खबर 3 वजात। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।